हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 17 रुक्मिणी का। ये बिहार दरोगा का सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता का निवारण दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास्ता का निवारण दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विरासत दिवस ये भी 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन में 22 अप्रैल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जल विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना दिवस। हाँ, 5 दिसंबर को मृदा दिवस। ऑप्शन में 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन नंबर 2, किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक, ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। जब आपका विधेयक या साधारण विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, दोनों में गतिरोध पैदा होता है, मतलब झगड़ा पैदा होता है, उसको सुलझाने के लिए आपको ये बुलाया जाता है कि संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा 118 के 3 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष न हो तो इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष न हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। अगर उपसभापति ना हो तो वरिष्ठ पैनल जो होता है वो वरिष्ठ पैनल करता है। तो आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 75 में क्या है? पीएम की चर्चा है, मंत्रियों का चर्चा है। आर्टिकल 100 दिया है, 100 में क्या है? गणपूर्ति। आर्टिकल 100 में गणपूर्ति। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि है 156, जबकि राज्यपाल का शपथ ग्रहण 159। अब आइए अगला क्वेश्चन, गदर दल का स्थापना कब हुआ था? तो गदर पार्टी का स्थापना ये 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को में। इसकी मतलब भाषा क्या क्या था? तो गुरुमुखी में छपता था, हिंदी में छपता था, गुजराती में छपता था, उर्दू में छपता था। लेकिन प्रथम पेज उर्दू में छपता था और उसके बाद गुरुमुखी लिपि में छपता था। फिर आ गया ये 4 नंबर, कोशिका भित्ति से संबंधित असत्य निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य को समझिए। कोशिका भित्ति क्या होता है? निर्जीव होता है, बात सही है। कोशिका भित्ति मुक्त रूप से परागम्य होता है। कोशिका परागम्य होता है। कोशिका भित्ति पादप की आकृति को निर्धारित करता है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति जो है ये पादप की निश्चित आकृति को निर्धारित करता है। लेकिन कोशिका भित्ति दिया हुआ है 4 नंबर में सजीव होता है। सजीव होता है नहीं, पहले कोशिका भित्ति ये क्या होता है? निर्जीव होता है और ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर रहता है। आपको कोशिका भित्ति जो परागम्य होता है, ये अंदर जाता भी अवांछित पदार्थ, बाहर भी निकलता है। अगर पादप की कोशिका भित्ति कहेगा तो सेलुलोज का बना होता है। कवक की कोशिका भित्ति कहेगा तो काइटिन का बना होता है। एक जीवाणु का कोशिका भित्ति पूछता है तो पेप्टिग्लाइकोन का बना होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना रहा था? तो 17.7 रहा था दशकीय वृद्धि दर। जो 1991 से 2001 के बीच कहेगा तो ये 21.54 रहा था। सर्वाधिक वृद्धि दर कहेगा कौन सा राज्य है? तो मेघालय रहा था, 22.7% रहा था। सर्वाधिक कम कहेगा तो नागालैंड रहा था, नागालैंड 0.6% रहा था। अगर बिहार में माइनस में रहा था। अगर बिहार में कहेगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला तो आपको मधेपुरा हो जाएगा। और सबसे कम कहेगा तो आपको शेखपुरा हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया। और तांबा धातु से सबसे पहला बनाया गया औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। ऑप्शन बी में लोहा है। तो लोहा का खोज कब हुआ? जब वैदिक काल में, आपको उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। सबसे पहले लोहा का साक्ष्य मिला है ये अतिरंजी खेड़ा में। टीन कहेगा तो टीन सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से आयात होता था? अफगानिस्तान या ईरान से टीन का आयात होता था। फिर कांसा कहेगा तो पूरा सभ्यता कांस्य युगीन था जिसमें तांबा और टीन मिक्सअप था, इसलिए तांबा धातु सबसे ज्यादा खोज किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता पूछेगा कौन सी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब ये विधान परिषद की संरचना, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो विधान परिषद की संरचना तथा उल्लेख ये आर्टिकल 171 कहता है कि विधानसभा की जनसंख्या, विधान परिषद की जनसंख्या ये आपको विधानसभा का 1/3 होगा, अधिकतम 1/3 होगा, न्यूनतम कहेगा तो 40 होता है। अगर बिहार में मान लीजिए 243 सीट है तो अधिकतम कितना है बिहार में विधान परिषद? 75 है, तो 1/3 होता है। अब इसमें आइएगा तो कौन कौन चुनता है, तो इसका 1/3 कहेगा तो विधानसभा का सदस्य चुनता है, फिर 1/3 कहेगा तो नगर पालिका पंचायती राज इसको मिलके चुनता है, फिर आपका 1/12 कहेगा तो 1/12 आपको जो ग्रेजुएशन 3 साल कर लिया स्टूडेंट वो चुनता है, और फिर 1/12 कहता है तो जो शिक्षक होता है 3 साल मतलब शिक्षक पद पे रह गया है वो चुनता है, फिर 1/6 कहेगा तो वो राज्यपाल चुनता है, उसको जो कला संस्कृति विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान हो, तो ये उसका हो गई संरचना। और फिर आर्टिकल 169 पढ़िएगा तो उसमें है विधान परिषद के समाप्ति या गठन, मतलब जो भी राज्य के विधान मंडल मतलब विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करके अगर संसद से आग्रह करे कि मेरे यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए या मेरे यहाँ से विधान परिषद का उत्साधन किया जाए तो संसद इसको कर सकता है, वहां गठन कर सकता है। आर्टिकल 169 का था। आर्टिकल ऑप्शन में 170 है, 170 में क्या है तो विधानसभा की चर्चा 170, वहां लोकसभा, लोकसभा में आप 79 जोड़िएगा तो यहाँ विधानसभा आ जाएगा। और ये 172 में क्या है तो विधानमंडल के सदस्यों की अहर्ता है 172 मतलब 72। अब आइए आगे, शिवाजी के मंत्री परिषद में अष्टप्रधान में विदेशी मंत्रियों का क्या कहा जाता था? विदेशी मंत्रियों का आपको सुमंत कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में मतलब 8 मंत्री परिषद होता था, तो उसमें दिया है सुमंत। सुमंत आपका क्या करता था? विदेश मंत्री का देखभाल करता। ऑप्शन ए में पंडित राव है, पंडित राव क्या करता था? धार्मिक मंत्री था। ऑप्शन 2 में पेशवा, पेशवा उसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन 3 में अमात्य है, अमात्य उसको क्या करता था? हाँ, वित्त वाला विभाग, वो सब भू राजस्व विभाग को, आय व्यय को देखता था। एक बकनविस होता था, गुप्तचर विभाग होता था। एक चिटनीस होता था जो आपको पत्राचार होता था। एक सर नौबत था जो सेनापति था। एक आपको न्यायाधीश था जो न्याय विभाग था। ये 8 मंत्री था, तो आपको अष्टप्रधान कहेगा तो शिवाजी के दरबार में। फिर 9 रत्न कहेगा, 9 कवि का दरबार तो अकबर में रहता था। फिर अष्ट दिग्गज कहेगा आपको 8 तेलुगु कवि जो अष्ट दिग्गज जो कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था। फिर आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किसने कहा था राजनीतिक शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ये कौन कहा था? गार्नर। तो गार्नर कहा था राजनीतिक शास्त्र राज्य के प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है। उसकी पुस्तक थी पॉलिटिक्स साइंस गवर्नमेंट, उसमें ये चर्चा किया हुआ था। फिर अरस्तु ऑप्शन में, अरस्तु का पुस्तक कौन सा है? अरस्तु जंतु विज्ञान, और ऐसे भी विज्ञान का जनक भी अरस्तु कहा जाता। हाँ, जो अरस्तु सिकंदर के गुरु था, अरस्तु का गुरु प्लूटो का गुरु सुकरात। अब आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा तिथि मनाया जाता है? तो मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में आपका 22 जुलाई है तो राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर आगे आइए क्वेश्चन, मनोरा का किला कहाँ अवस्थित है? मनोरा का किला आपको तमिलनाडु में अवस्थित है। मनोरा का किला, गुंजी का किला भी पूछता है तो गुंजी का किला भी तमिलनाडु में। राजस्थान में पूछेगा कुंभलगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, चित्तौड़ का किला, ये सब आपको राजस्थान में। ऑप्शन डी में है आपको मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला है। आपको बिहार में किसका किला है? तो रोहतासगढ़ का किला है बिहार में। अब आगे आइए, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कहेगा तो पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य हो तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक रहता है संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग पूछे या संयुक्त लोक सेवा आयोग तो उसका कार्यकाल होता है आपको 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसको हटाता कौन है? राष्ट्रपति ही हटाता है, सर्वोच्च न्यायालय के जांच के उपरांत होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता है उसको राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जांच के उपरांत। और संयुक्त सभा का कहेगा तो उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है और जांच के उपरांत राष्ट्रपति हटाता है। संघ लोक सेवा आयोग का ऐसे कहेगा तो भाग 14 में है, आर्टिकल कहेगा तो 315 से 323 तक इसकी चर्चा है। जो इसकी नियुक्ति कहेगा तो आर्टिकल 316 में है, और इसको हटाता आर्टिकल 317 के तहत। अब आइए अगला, संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यही है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है। तो आप जब लोकतंत्र पढ़िएगा, लोकतंत्र में दो प्रणाली आता है, एक आपको संसदीय शासन प्रणाली, एक अधिराष्ट्रात्मक शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली हम ब्रिटेन से लिए हैं, जिसमें क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। वहां जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो नाम मात्र का होता है, तो यहाँ भी राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति जो होता है ये नाम मात्र का होता है। अब फिर अधिराष्ट्रात्मक शासन प्रणाली में कहेगा तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति अलगाव होता है, इसमें सेपरेशन होता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जैसे वहां कोई सदस्य मंत्री मतलब बना मंत्री, तो ये नहीं कि वो उसी सदन का सदस्य होगा, लेकिन यहाँ है संसदीय शासन प्रणाली में है, कोई उसका मंत्री बना तो उसको अनिवार्य है कि 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो मतलब यही अंतर है आपको संसदीय शासन प्रणाली और अधिराष्ट्रात्मक शासन प्रणाली में। ये सब किसका उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अब आइए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निमोनिया का कारक कौन सा रोगाणु है? तो निमोनिया किससे होता है? जीवाणु से होता है। हैजा कह दे, टीबी कह दे, कोलेरा कह दे, टेटनस कह दे, ये सब किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी में विषाणु, विषाणु के कारण कौन कौन सा बीमारी होता है? एड्स होगा, एड्स के बाद आपको चेचक होगा, डेंगू होगा, ये सब आपको वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया होगा वायरस के कारण। प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या होगा? तो इसका ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। फिर कवक के कारण कहेगा तो गांजा दमाद खाए खुद। अब आइए अगला 15 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की चर्चा करिएगा तो आर्टिकल कितना में? 66 में। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये आपको संसद का निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य दोनों रहता है, लोकसभा राज्यसभा का दोनों निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य, इसका आपको निर्वाचक मंडल में भाग लेता है उपराष्ट्रपति का। वहीं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का है तो आर्टिकल 54 में चर्चा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा उसके अलावा विधानसभा का सिर्फ निर्वाचित सदस्य रहता है, मनोनीत सदस्य नहीं रहता है। तो यही निर्वाचक मंडल है इसका। अब आइए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, यूरोप के प्रसिद्ध कीमिया युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ? तो ये पेरिस के संधि के तहत हुआ था कीमिया युद्ध का अंत। ये लड़ा था कौन? तुर्की और रूस के बीच हो रहा था कीमिया युद्ध। चला था कब? 1853 से 56 तक, जो पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ। और अगला ये, मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की यौन शुक्राणु में प्रवेश करता है तो निषेचन कहाँ होता है? तो ये पहले फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, उस निषेचन बनेगा उसको बोलेंगे जाइगोट। उसके बाद गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय में बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। एक पूछता है गर्भाशय में बच्चे को भोजन किससे मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा भोजन मिलता है। अब आइए अगला, पराकलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? पराकलन समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता। पराकलन समिति में सिर्फ और सिर्फ आपको लोकसभा का सदस्य होता है, वो भी पराकलन समिति में लोकसभा का 30 सदस्य लिया जाता है। ये पराकलन समिति जो होता है जो बजटीय व्यय का आकलन करता है, पराकलन समिति ये 30 सदस्य होता है। पराकलन समिति का स्थापना कहेगा तो 1951 में जॉन मथाई के सिफारिश पर पराकलन समिति का स्थापना हुआ था। फिर लोक लेखा समिति कहेगा तो लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य होता है, 15 को लोकसभा से, 7 को राज्यसभा से होता है, सार्वजनिक व्यय को देखता है। फिर आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होता है, 15 को लोकसभा से, 7 को आपको राज्यसभा से होता है। ये सब क्या है? अस्थायी समिति है, मतलब इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है।
अब आइए अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। पहले जिप्सम होता है, जिप्सम का CuSO4 इंटू 2H2O होता है, उसको 373 केल्विन कहिए या 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म करिएगा तो CuSO4 इंटू हाफ H2O बन जाएगा, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब आइए निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का एक हिस्सा था? तो ऑप्शन में दिया है जर्मनी, जर्मनी आपका धुरी राष्ट्र का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट करें तो कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हो गया युद्ध। लास्ट में जापान को हराया और जापान को समाप्त हो गया तो हो गया द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें आपको धुरी राष्ट्र कहेगा तो जर्मनी, जापान, इटली ये सब धुरी राष्ट्र में था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जापान कहाँ था? मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध में ये धुरी राष्ट्रों के साथ चला आया था। अमेरिका इसमें कब शामिल हुआ था? तो 18 दिसंबर 1941 को, 8 दिसंबर 1941 को जब पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया गया था जापान के द्वारा, तब इसमें अमेरिका शामिल हुआ। और लास्ट में अमेरिका 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिराकर जापान को लास्ट में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। इसमें कई देश भाग लिया था? 61 हुए। अब प्राथमिक में पूछेगा तो 37 देश भाग लिया था, जो 14 से 18 तक चला हुआ था। इसका तत्कालिक कारण था जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अब प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार को सेरेजो फर्नांडिस को सेरेजोवा में हत्या की गई थी। अब आ गया ये क्वेश्चन 21 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी घोषित किया तो इल्तुतमिश शासक था, जो शासक बना था 1211 से 36, जो इल्तुतमिश अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया और इसको वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है इल्तुतमिश को। ये तुर्क चिहलगानी का गठन किया, 40 तुर्क गुलामों का सरदार मतलब गठन किया था तुर्क चिहलगानी। ये तंबा जीतल का सिक्का भी चलाया इल्तुतमिश, सुदरबी सिक्का भी चलाया इल्तुतमिश, तो हो गया इल्तुतमिश। अब प्रथम ऑप्शन 1 में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना किया था किसका? गुलाम वंश का स्थापना। जो मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया था, मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ, जो भारत का सिंध क्षेत्र था, सिंध क्षेत्र मिला था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस पर गुलाम वंश का स्थापना किया 1206 ईस्वी में। इसका मृत्यु हुआ 1210 ईस्वी में। तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसको लाख बख्श, हातिम द्वितीय, गुलामों का गुलाम कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में मृत्यु हुआ चौगान खेलते समय। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक बना कौन? आराम शाह, जो 8 माह के लिए शासन बना। फिर इसको उतारकर इल्तुतमिश बना। फिर इल्तुतमिश के बाद कौन बना? रजिया सुल्तान बनी। फिर ऑप्शन में अच्छी में बलबन, बलबन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1266 से 1290 तक रहा बलबन का। जो तुर्क चिहलगानी इल्तुतमिश खत्म किया था, स्टार्ट किया था, उसको ये खत्म किया कौन? बलबन। लौरक्स की नीति लाया था बलबन, सिजदा पैबोस लाया था बलबन, ये सब किया था। सिकंदर लोदी ऑप्शन 4 में है। तो सिकंदर लोदी, लोदी वंश का सबसे महान शासक था, जो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना भी किया था। सिकंदरी और एक बाट का पैमाना भी चलाया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। ये गुरुमुखी लिपि में अपना ऐसी लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन, एक्वापोनिक्स के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? एक्वापोनिक्स, तो एक्वापोनिक्स टैंक में पौधा और मछली ये सब का अध्ययन कीजिए, मतलब एक टैंक में 2 या 2 से अधिक पौधा या जीव का अध्ययन कीजिए, वही कहलाता है एक्वापोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स से पूछेगा तो बिना मिट्टी का जल में जो पौधा उगाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। एक्वा कल्चर जो कहेगा तो स्पेशल पानी में मछली का अध्ययन, जिसको एक्वा कल्चर कहा जाता है। अब आइए सिडबी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सिडबी, सिडबी का स्थापना कब हुआ था? सिडबी का स्थापना हुआ था 1964 में हुआ। सिडबी नहीं, आईडीबीआई है। आईडीबीआई का स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। ऑप्शन में 82 है 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था शिवरामन समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन सी में 1955 में आईसीआईसीआई का स्थापना हुआ था, लेकिन एक्ट के तहत 94 में इसको बैंक बना दिया गया। अब 1990 में कहेगा तो 1990 में आपको सिडबी का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय लखनऊ है।
नीरी का स्थापना, नाफेड का स्थापना, नासा का स्थापना पूछेगा तो ये 1958 में हुआ था। ट्राइफेड का स्थापना पूछेगा तो 1987। इरडा का स्थापना पूछेगा तो 1999 में हुआ था। जो इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। अब आइए 24 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। ये किसको क्रियान्वयन करने के लिए? योजना आयोग का क्रियान्वयन करने के लिए आपको 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। एक सीडीपी का स्थापना पूछता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको 2 अक्टूबर 1952 को स्थापना हुआ था पंचायती राज का क्रियान्वयन करने के लिए। ऑप्शन में है 1950, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। सेकेंड ऑप्शन में 1951, 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया। फिर 1956 में, तो 1956 में क्या आया था? द्वितीय औद्योगिक नीति आया था 1956। प्रथम कहेगा तो 1948, द्वितीय कहेगा 1956 और तृतीय नवीनतम कहेगा तो 1991 में आया था। अब आगे आइए 25 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के भाग 2 के उपबंध में, ये क्या है? आधुनिक भारत का नागरिक समझा जाता है, मतलब नागरिक समझा जाएगा ऐसी विधि उपबंध अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई भारत का नागरिक रहेगा। इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 10 कहता है कि उसकी नागरिकता संबंधी अधिकार उसके पास रहेगा कोई एक्ट के तहत। तो नागरिकता कहेगा तो इसे भाग 2 में है, 5 से 11 तक नागरिकता का चर्चा है। तो 5 में कहेगा तो 5 में नागरिकता का परिभाषा दिया गया आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 में कहेगा तो पाकिस्तान से भारत आए गए लोगों को दिया जाएगा नागरिकता। आर्टिकल 7 कहेगा तो मतलब यहाँ से पाकिस्तान गया और फिर चला आया तो 7 हो गया। आर्टिकल 8 में क्या है? तो PIOOCI मतलब कोई अगर बाहर मतलब विदेश में रहता है कुछ शर्त के आधार पर उसको नागरिकता दिया जाएगा, आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 क्या है? आर्टिकल 9 है कि अगर आप कोई दूसरा देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपका यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगा। 10 हो ही गया। आर्टिकल 11 में क्या है? तो नागरिकता संबंधी कानून आपको संसद बनाएगा। ये आपको संविधान निर्माण से पहले ही लग चुका था, मतलब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ तो नागरिकता संविधान मतलब संशोधन जितना था ये सब कानून लगा दिया गया। अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम कहेगा तो 1955 में आया था, जिसमें 5 तरह से आप नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरह से आप त्याग कर सकते हैं। फिर आ गया ये 26 नंबर, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, राजस्व निर्धारण करने की इकाई क्या था? महालवाड़ी का मतलब क्या था? गांव था। तो महालवाड़ी कहेगा तो महालवाड़ी का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ये भारत का 30% भूमि पर महालवाड़ी पंजाब क्षेत्र में लगा हुआ था या दक्षिण पश्चिम राजस्थान क्षेत्र में भी लगा हुआ था। इसमें कर कितना था? 1/2 देना था, 1/2% कर था और ये डायरेक्ट गांव का मुखिया होता था जो मुखिया को दिया जाता था। फिर एक आता स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया हुआ था, सर जॉन शोर की प्रेरणा से लाया हुआ था। वो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मेनली लगा हुआ था, जो 19% भूभाग पे था और उसका था कि जितना जमींदार उसका मेन था, जितना जमींदार उसको वसूल ले उसका 10% क्या अपने पास रखना था और 90% सरकार के पास देना था। तो मतलब ये था अस्थायी बंदोबस्त। अब एक पूछता है क्या? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी सबसे ज्यादा 51% पर लगा हुआ था, टॉमस मुनरो और कर्नल रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था उसमें भी 1/2 कर था। उसमें रैयत था मतलब डायरेक्ट किसान क्या करता? सरकार के कोष में जमा करता था। अब आगे ये ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। ऐसा रंग होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी लाल होता है। लाल क्षेत्र कहेगा कि मिट्टी सबसे ज्यादा लाल मिट्टी भारत में कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। ये आपको भीगी हुई अवस्था में क्या लाल दिखाई देता है, मतलब पीला हो जाता है। भीगी हुई अवस्था में ये आपको पीला हो जाएगा, तो ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी भारत में दूसरा स्थान पर। प्राथमिक कहेगा तो जलोढ़ मिट्टी है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर या 42% क्षेत्र पे जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। तीसरा पूछेगा तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी का विस्तार आपको दक्कन क्षेत्र में हुआ है, जो बेसाल चट्टान के टूटने से हुआ, तो हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी का काला रंग कहेगा तो टेटनी फेरस के कारण होता है। अब आइए अगला, मीठी क्रांति किससे संबंधित है?
तो मीठी क्रांति कहेगा तो आपको शहद से संबंधित है मीठी क्रांति। एक गुलाबी क्रांति कहेगा तो झींगा से है। परमनी क्रांति कहेगा तो भिंडी से है। ग्रीन गोल्ड क्रांति कहेगा तो बांस है। ग्रीन गोल्ड क्रांति कहेगा तो बांस है। फाइबर कहेगा तो फाइबर क्रांति जूट रेशा रेशा फाइबर क्रांति रेशा। गोल्डन फाइबर कहेगा तब आपको जूट से है, वही जूट या रेशा से। भूरा आपको उर्वरक से हो जाएगा। अब आइए, संसद के किसी सदस्य को योग्यता अयोग्यता निर्धारित करने के विवाद अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो आपको निर्वाचन आयोग के परामर्श पे राष्ट्रपति कोई भी संसद सदस्य का अयोग्यता हो या निर्भरता हो उसका लास्ट निर्णय वही लेता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पे लेता है। इसका न्यायिक जांच नहीं होता है। न्यायिक जांच मतलब न्यायिक जांच इसका न्यायिक जांच के दायरे में नहीं आता है। अब इसका कहेगा तो आर्टिकल 103 में इसकी चर्चा है। निर्वाचन आयोग का मतलब कैसे जाना जाता है? तो कोई भी संसद सदस्य बिना किसी उपस्थिति या फिर बिना किसी अध्यक्ष को बताए हुए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसको वो खत्म माना जाता है, सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चेल्कोजेन है? तो चेल्कोजेन कौन सा है? तो चेल्कोजेन यहाँ परमाणु संख्या 8 है, 34 है, 16, ये सब आपको चेल्कोजेन वर्ग में कहेगा तो 16वां वर्ग को आपको चेल्कोजेन कहा जाता है। प्रथम वर्ग को पूछे तो प्रथम वर्ग को आपको क्षारीय धातु, दूसरा को क्षारीय मृदा धातु, 13वां को कहेगा तो ब्राउन परिवार, 14वां को कहेगा कार्बन परिवार, 15वां को कहेगा तो निकोजेन बोला जाता है उर्वरक परिवार, 16वां का कहेगा तो चेल्कोजेन जो पूछा हुआ है इसको अयस्क परिवार बोला जाता है, 17वां को आपको हाइलोजन जिससे नमक बनता है, 18वां कहेगा तो अक्रिय गैस कहिए, नोबेल गैस कहिए, शून्य वर्ग का तत्व कहिए, सब इसको कहा जाता है। ये हो जाएगा। अब आगे, इजराइल देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से मिलती है? इजराइल देश की सीमा तो मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये आपको इजराइल देश की सीमा है। हाँ, इजराइल देश की सीमा है। अगर इसका ट्रिक याद करना है तो ट्रिक क्या है? लस्सी आपको जम गया, लस्सी जम गया। ल से हो जाएगा लेबनान, सी से हो जाएगा सीरिया, ज से हो जाएगा जॉर्डन, और म से हो जाएगा मिस्र। यही 4 देश इससे लगता है जो आपको बार बार पूछेगा। ये इसके पूर्वी भाग में क्या है? गोल्डन हाउस है जो आपको सीरिया और इजराइल के बीच विवाद है। ये कहता है ब्लू लाइन जो इजराइल और लेबनान के बीच विवाद है। फिर आपको एक गाजा पट्टी देगा जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चलता है। अब आइए अगला, जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के शासनकाल में उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। कब? जब जगजीवन राम मोरारजी देसाई थे तब ये क्या हुए थे? उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे मोरारजी देसाई। पहला जवाहरलाल नेहरू के समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? पटेल थे। ऑप्शन में इंदिरा गांधी के समय मोरारजी देसाई था। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है? तो उदासीन तत्व का उदाहरण इसमें कौन नहीं है? तो लिथियम है। ऐसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आर्गन ये सब दिया हुआ है, सब उदासीन होता है। बाकी आपको लिथियम क्या है? ये धातु है, ये क्षारीय होता है। तो ये आपको मतलब बाया साइड में चला है। अब आइए, दिल्ली के सुल्तान के प्रशासन में अमीर ए आखुर किस पद से था? तो अमीर ए आखुर हाँ, आपका अश्वशाला के प्रधान था अमीर ए आखुर। जब रजिया सुल्तान बनी थी तो गैर तुर्क को ये पद दे दिया था जो काफी हिंसक हुआ था उस समय। एक बाजार नियंत्रण है। ऑप्शन में ए में है बाजार नियंत्रण, तो बाजार नियंत्रण को कौन देखता था? दीवान ए रियासत देखता था। बी में है गुप्तचर, गुप्तचर को बरीद ए मुमालिक या दीवान ए बरीद देखता था। धार्मिक मामला को सद्र उस सुदूर देखता था, दीवानी मामले को। फिर एक था दीवान बिजारत जो उसका आय विभाग था, दीवान अर्ज जो आपका सैन्य विभाग था, दीवान रसालत धार्मिक विभाग था, एक दीवान इंसा जो शाही पत्राचार था या फरमान को पढ़ता था। आगे ये 35 नंबर, लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन का निर्माण कौन करवाया था? शालीमार गार्डन मुगल काल में हुआ था। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया, लेकिन बाद में शाहजहां के द्वारा इसको पूरा कराया गया। आगे ये 36, तीव्र गतिमान धनावेशित कण कभी कभी अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये इसकी दिशा कैसी होती है? तो पूरब की ओर विक्षेपित होता है। जबकि धनावेशित की दिशा कहेगा तो नॉर्थ और साउथ होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र की विक्षेपित होने की दिशा करता है तो ये पूरब से पश्चिम होता है, तो मतलब पूरब की ओर पहले होता है।
अब आइए यौगिक, इसका नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, नामकरण दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 37 में। तो नामकरण के लिए पहले पकड़ते हैं, बायां साइड से नामकरण होता है। तो बायां साइड में क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन फर्स्ट वर्ग पे है, तो इसमें फर्स्ट क्लोरो हो जाएगा, और 3 मिथाइल ब्यूटेन है, तो मतलब 4 गो है, इसमें 3 है तो 3 के मिथाइल हो गया, 4 नंबर पे क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन हो गया। तो इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 3 म्यूथा ब्यूटेन हो जाएगा। अब आ गया ये 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री है, जिसका मृत्यु 1966 ताशकंद समझौता के बाद हुआ था। इंदिरा गांधी को कब दिया गया, 1971। ऑप्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, 1955 में दिया गया। मदर टेरेसा ऑप्शन में, तो मदर टेरेसा को 1980 में, 1979 में नोबेल मिला और 80 में भारत रत्न दिया गया। अब आ गया ये बोरेक्स निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बोरेक्स का आएगा तो सोडियम का अयस्क है, सोडियम का बोरेक्स हो गया। चिली साल्ट पीटर कहता है, टुरेना कहता है, ये सब क्या है, सोडियम का है। ऑप्शन में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, कायोलिन, ये सब बॉक्साइट का होता है। एक ऑप्शन में पोटासियम, पोटासियम का क्या होता है, नाइटर या कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट पूछेगा तो पोटासियम का होता है। एक कार्नेटाइट पूछता है तो कार्नेटाइट पूछेगा, या पिंच बेलेट तो यूरेनियम का होता है, उसका फॉर्मूला U3O8 होता है। ऑप्शन में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, डोलोमाइट और कार्नेलाइट। तो एक कार्नेलाइट होता है मैग्नीशियम का, कार्नेटाइट का आएगा तो पोटासियम का, यूरेनियम का। हाँ, अब आ गया ये 40 नंबर, एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित 4 समान प्रतिरोध एक सेल से संयोजित होता है, इसको वियोजित किया जाता है और पुनः उसी सेल को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किए हुए प्रत्येक प्रतिरोध का धारा और समानांतर क्रम में संयोजित किए गए प्रतिरोध का धारा का अनुपात क्या होगा। मतलब 4 गो है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, एक एक मतलब 4 क्या दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में संयोजित 4 समान प्रतिरोध, तो आप एक एक मानिएगा तो 4 आ जाएगा उसका श्रेणी क्रम में, और समानांतर रखिएगा तो कितना आएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4 तक कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इधर 1 हो गया, उधर 4 हो गया, तो V बराबर, ये पूछ रहा है धारा, तो I बराबर क्या होता है, V बराबर I R, तो I बराबर क्या हो, V/R हो जाएगा, तो मतलब पलट जाएगा, तो इसका 4:1 हो जाएगा। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीव हमारे उपयोग में की जाने वाली चीज हो। तो कार्बन हो जाएगा। कोई भी सजीव कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ही बना हुआ रहता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा पूछेगा तो किसका रहता है, कार्बन का रहता है। अब आइए 42 नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण सामान्य गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उसके वेगों को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो पहले अल्फा कण हो जाएगा, अल्फा कण के बाद न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपको बढ़ते हुए क्रम में। अब आइए आगे, डोबेराइनर का त्रिक तत्व किस प्रकार लिखा जाता था। डोबेराइनर का त्रिक नियम कहेगा, ये आपको समूह में ऊपर से मतलब नीचे की ओर आने पर परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था, ऊपर से नीचे आने पर। तो आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को लीजिएगा तो बगल वाला 2 तत्वों का बीच का औसत बीच वाले से बराबर होता है। यही डोबेराइनर का त्रिक नियम था। इसके तहत लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम ये आता है। इनको पूछता है ये आपको डोबेराइनर का त्रिक नियम। आपको पूछेगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता था। न्यूलैंड का अष्टक नियम उस समय तक 56 गो तत्व खोज हुआ था, तो 56 गो के सजाया था, लेकिन लागू होता था कितने तक, कैल्शियम तक। 56वां तत्व का आएगा तो थोरियम था। तो ये हो गया। उसके बाद आए मेंडली साहब, तो मेंडली साहब का सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया। और ये बांस का फूल आना किसके कारण बनता है, बांस का फूल आना, तो बांस का फूल आना ऑप्शन में चूहों की आबादी में वृद्धि। मतलब बांस का फूल जो होता है उजला कलर का होता है और फूल में चावल के दाना रहता है, बीज चावल के दाना जैसा। वो जब झड़ेगा तो नीचे चावल का दाना गिरता है, जो मूस का सबसे फेवरेट खाना है। तो मूस इसलिए उसको जाकर खाता है और चूहों की आबादी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो यही हो जाएगा। लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो डायोप्टर को खुद मीटर में मापा जाता है, तो 1 मीटर हो गया। और ये प्लस में है दिया हुआ है, मतलब माइनस नहीं, तो ये आपको उत्तल लेंस हो जाएगा। वहीं माइनस में देता तो आपको
अवतल लेंस हो जाता है। तो इसका पावर 1/f होता है और उसको डायोप्टर में मापा जाता है। वही निम्नलिखित में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कानून पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका कौन है ऑप्शन? बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997 ये आपको पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, ये बंदरगाहों को सुरक्षित से संबंधित है। पहला आया था सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, कब आया था? 1991। फिर जल उपकरण अधिनियम 77, वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 80, ये सब वन संरक्षण से, वन संरक्षण कहेगा तो 80, और वन नीति कहेगा तो 88 में आया था। पर्यावरण संरक्षण कह देगा तो 1986 में आया था। बाघ परियोजना कहेगा तो 1973 में आया था बाघ परियोजना। हाथी कहेगा तो 1992 में आया था। लाल पंडा कहेगा तो 96 में आया था। गिद्ध का संरक्षण कहेगा तो 2006 में आया था। और ये मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद रहता है? किस भाग में अंकुर जैसा रहता है? तो छोटी आंत का विल्ली भाग देखिएगा तो उसमें अंकुर जैसा दाना रहता है, जो क्या करता है? तो पोषक तत्व हो गया या भोजन का परिवहन करता है या प्रोटीन का स्थानांतरण करता है, ये छोटी आंत में रहता है। अब आइए अगला, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग की अनिश्चितता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। इसका डेल्टा पी होता है किससे? h/4 पाई से क्या होता है? छोटा होता है या बराबर होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता शून्य रखिएगा तो आपका संवेग की अनिश्चितता क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। आगे, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन का होता है। लाल रक्त कण सबसे ज्यादा संख्या कहेगा तो आरबीसी का होता है, इसको इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी की जनसंख्या कहेगा तो 40 से 45 लाख होता है। इसका काम क्या रहता है? तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है। डब्ल्यूबीसी कहेगा तो डब्ल्यूबीसी की जनसंख्या 10 से 12 हजार होता है। डब्ल्यूबीसी ये आपको क्या होता है? जीवन रक्षा करता है, मतलब हाँ, आपको प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कहेगा तो ये ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट। उसके बाद आता है एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, जो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में रहता है और उसका जीवन काल कहेगा तो आपको 1 से 4 दिन का रहता है। अब आगे 50 नंबर, चिकित्सा क्षेत्र में रेड लाइन का अभियान क्या है? तो रेड लाइन का अभियान है आपको एंटीबायोटिक दवाओं को सही प्रयोग करें और उसके लिए जागरूकता, मतलब एंटीबायोटिक दवाओं के लिए जागरूकता का निर्धारण करना था। पहला एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक का खोज पेनिसिलिन ने किया था, जो कवक से प्राप्त हुआ था। लेकिन अब ज्यादातर आपको जीवाणु बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से बनाया जाता है। अब ये क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे कौन सा अवस्थित नहीं है? तो लखनऊ ऑप्शन में दिया हुआ है, लखनऊ नहीं है, ये आपको गोमती है। बाकी कानपुर, बलिया, बक्सर, वाराणसी, मिर्जापुर, ये सब आपको क्या गंगा नदी के किनारे है। आगे ये गोविंद सागर झील, किस राज्य में गोविंद सागर झील? हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील, जो भाखड़ा बांध के पीछे सतलज नदी के पर अवस्थित है, ये आपको गोविंद सागर। एक गोविंद बल्लभ पंत सागर कहेगा तो यूपी में जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पे। हाँ, वो रिहंद नदी पे। अब आइए 53 नंबर, मौर्य प्रशासन में परिचालन संस्था या संचार निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कहा जाता है? तो गुप्तचर से संबंधित है। गुप्तचर विभाग में एक संस्था होता है, एक संचार होता था। संस्था जो होता था वो स्थिर रहकर गुप्तचर विभाग का काम करता था, और संचार जो होता है ये घूम कर गुप्तचर विभाग का काम करता है। और गुप्तचर विभाग के पुरुष को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गौड़ पुरुष कहा जाता था। अब ऑप्शन सी में न्याय से संबंधित 2 गो था, एक धार्मिक न्याय था और एक कंटक शोधन था। तो धार्मिक न्याय में क्या होता है? मतलब धार्मिक न्याय में आपको दीवानी से संबंधित देखा जाता है, और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी से संबंधित मामला को देखा जाता था। अब आइए अगला 54 नंबर, पूना समझौते में किन किन ने हस्ताक्षर किया था? तो पूना समझौता एम.के. गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। कम्युनल अवार्ड आया था 16 अगस्त 1932 को, जिसमें दलितों को प्रतिनिधि देना था, ठीक। लेकिन उसके विरोध में गांधी जी ने अमरण अनशन किया। कब? 20 सितंबर से अमरण अनशन स्टार्ट किया। 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। उसी को हम क्या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसको मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता
कराया था और गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय भी साइन किए थे उसको। अब आइए अगला क्वेश्चन 55 नंबर, स्वदेशी बहिष्कार सर्वप्रथम किस आंदोलन में उठाया गया था? स्वदेशी बहिष्कार, तो स्वदेशी बहिष्कार कहेगा तो ये बंग भंग विरोधी आंदोलन कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। पहले बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला में किया हुआ था। फिर उसके बाद 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस समय पत्रकार कौन था? नेविंसन था। 1905 में कहेगा तो नेविंसन था। 1920 में पत्रकार कौन था? जो CF एंड्रूज था। 1930 में कहेगा तो 1930 में कौन था? मिलर था। 1942 में कहेगा तो लुई फिशर था। चंपारण आंदोलन है तो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन बी में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब आइए 56, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया और बाबर उसमें विजयी रहा था। उसी में वो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को होगा। ऑप्शन ए में चौसा, चौसा का लड़ाई कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था और बिलग्राम या कन्नौज कहेगा तो 1540 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध दिया हुआ था। चंदेरी का लड़ाई 1528 में हुआ था चंदेरी का, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा संगा को जहर दे देने के कारण मृत्यु हो गई। हाँ जिहाद, बाबर कहेगा जिहाद का नारा इसी में दिया था। शराब नहीं पीने की कसम खाई थी इसी में। सिपाही विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कब आजादी की लड़ाई थी? कब? 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। 1857 का विद्रोह ये आया था कब? स्टार्ट कब? नई ब्राउन बेस के जगह पर एनफील्ड राइफल लाया गया था। कब? दिसंबर 1856 में लाया था। उसी को देखते हुए 19 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था कौन? मंगल पांडे। उसी ने विरोध किया और उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। लेकिन ये मेन रूप से स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857 का विद्रोह। उस समय कहेगा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामेस्टन था। और राजा कौन था? महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। अब आइए आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो 5वीं मंजिल का निर्माण करेगा फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार का स्थापना करेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। लेकिन इसको पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश करवाया 4 मंजिल तक। फिरोज शाह तुगलक के कारण, मतलब फिरोज शाह तुगलक के कारण में 4थी मंजिल बिजली के गिर जाने के कारण वो गिर गया। तो फिरोज शाह तुगलक उसको 4थी मंजिल को 4थी और 5वीं मंजिल में उसको बदला। अब फिर उसके बाद कहेगा तो सिकंदर लोदी उसको सौंदर्यीकरण करवाया था बाद में। सिकंदर लोदी भी उस पर काम किया था। अब आगे आइए 59 नंबर, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? तो अष्टदिग्गज 8 गो तेलुगु कवि था, जिसका महान सबसे मेन कौन था? अलसी पेदन्ना था, जो लिखा हुआ था हरि कथा सागर अलसी पेदन्ना। तो 8 गो मंत्री कहेगा तो 8 गो तेलुगु दिग्गज कवि कहेगा तो ये आपको अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। 8 महामंत्री कहेगा तो पेशवा मराठा शासक में था। अष्टप्रधान अकबर में कहेगा तो नवरत्न रहता था। 9 गो कवि। आगे ये 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार में नहीं था? तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं था? पतंजलि। ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था पतंजलि, जो पहली बार यज्ञ की चर्चा किया था। योग दर्शन से संबंधित है कौन? पतंजलि। अश्वघोष कहेगा, अश्वघोष हो गया, चरक हो गया, नागार्जुन हो गया, ये सबको कनिष्क उठा कर ले गया था यहाँ से। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहेगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहेगा तो ये सिलचर से पोरबंदर तक है। और नॉर्थ साउथ कहेगा तो जम्मू कश्मीर से
कन्याकुमारी तक है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर का लंबाई कहेगा तो 7142 है। एक स्वर्णिम योजना आया था, स्वर्णिम योजना की लंबाई कहेगा तो 5842 है। ये चारों महानगर को, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को जोड़ना था। फिर आइए अगला 62 नंबर, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का है कुडनकुलम। तो कुडनकुलम आपको तमिलनाडु में है कुडनकुलम, जो किसकी सहयोग से बना हुआ था कुडनकुलम? रूसिया के सहयोग से कुडनकुलम। लेकिन पहला कहेगा तो तारापुर महाराष्ट्र है, जो यूएसए के सहायता से बना हुआ था। फिर आपको गुजरात है, तो गुजरात में क्या है? काकड़ापाड़ा। ऑप्शन में कर्नाटक, कर्नाटक में क्या है? कहेगा। एक राजस्थान में रावत भाटा, जो किसके सहयोग से बना हुआ था? कनाडा के सहयोग से बना हुआ। अब आइए 63 नंबर, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वीर सावरकर कहेगा तो आपको पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में अवस्थित है। हैदराबाद में कहेगा तो राजीव गांधी है। ऑप्शन बी में चेन्नई, चेन्नई में मीनाम्बकम, मीनाम्बकम आपको चेन्नई में है। मुंबई में कहेगा तो छत्रपति मुंबई में। अब आइए आगे, ठंगटा लोक नृत्य कहाँ निर्माण? ठंगटा, ठंगटा कहाँ का है? मणिपुर का युद्ध नृत्य आपको ठंगटा। फिर कहेगा असम का, असम का क्या है? वीर, वीर युद्ध नृत्य असम का। उड़ीसा का कहेगा तो पाइका। मध्य प्रदेश का कहेगा तो जवरा लोक नृत्य। अब ये उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना है? उत्तर रामचरितमानस कहेगा तो भवभूति का रचना है। मालती माधवा कहेगा तो भवभूति का रचना है। ऑप्शन बी में है भास, तो भास क्या लिखा था? स्वपनवास लिखा था भास। सी में है विशाख दत्त, तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त। फिर सुदरक, ये मिक्स कटिकम सुदरक, जो मिट्टी का खिलौना। अब आइए 66 नंबर, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। दिल्ली का जामा मस्जिद कह दे, दीवाने आम कह दे, दीवाने खास कह दे, दिया दिल्ली का लाल किला कह दे, सब कौन बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। अकबर, आगरा का किला अकबर बनवाया हुआ था। बुलंद दरवाजा अकबर बनवाया हुआ था। फतेहपुर सिकरी अकबर बनाया हुआ था। इबादत का खाना का स्थापना अकबर। जहांगीर, न्याय का जंजीर लगवाया हुआ था जहांगीर। और औरंगजेब कहेगा तो रबिया दुरानी का मकबरा, जो आपको औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया हुआ था। और मोती मस्जिद कहाँ? आगरा की दिल्ली? दिल्ली वाला मोती मस्जिद आपको औरंगजेब बनवाया हुआ था। आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया हुआ था। जहां आ रहा था, एक बनाया था। एक तो दिल्ली में जमा मस्जिद था, आगरा में जमा मस्जिद पूछे कौन बनाया था ना, तो जहां आ रहा था। हाँ, तो दिल्ली वाला दिल्ली वाला जामा मस्जिद क्या है ना, तो ये बना औरंगजेब शाहजहां। आगरा में जो जामा मस्जिद है वो बनाया था उसकी बेटी जहां। औरंगजेब तो लेता है तो मोती मस्जिद। अच्छा अच्छा देखो, आगरा में जामा मस्जिद कहेगा तब, हाँ जहां आ रहा था, जहां आ रहा, सही। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ कराया गया था? कुंडल, तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अशोक किए हुए। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहेगा 483 ईस्वी में कहा हुआ था, राजगीर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया हुआ था। और उसमें सूत पिटक की और विनय पिटक की रचना किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति कहा हुआ था, वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता साबकामी ने किया हुआ था। तो साबकामी उसकी अध्यक्षता किए हुए थे। और उसमें आपको थेर संघवादी और महासंघवादी दो भागों में बटा हुआ था बौद्ध संघ। फिर तीसरा कहेगा तो तीसरा आपको यहाँ पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के शासनकाल में। दूसरा काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा आपको अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें आपको अभिधम पिटक का रचना किया गया था। चौथा कहेगा तो आपको कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने किया हुआ था। जिसमें भी दो भागों में बटा हुआ था, हिनयान और महायान में बटा हुआ था। अब आइए 68 नंबर, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एकला चलो ये गीत कहे या राष्ट्रगान कहे या राष्ट्रगीत कहे, सब रविन्द्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना मतलब लिखा था। अरविंद घोष, सावित्री अरविंद घोष की रचना। अब आइए 69 नंबर, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता के नोआखली। कलकत्ता के नोआखली में महात्मा गांधी थे जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली। एक चौरा चौरी कांड पूछता है, उस समय बारदौली में थे महात्मा गांधी। अब आइए, अकबर के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुआ है? अकबर के शासन काल में, तो अकबर के शासन काल में सबसे बाद में घटना कौन सा घटित हुआ है?
तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ऐसे आपको दीन इलाही की घोषणा हुआ था। दीन इलाही की घोषणा 1582 में हुआ था, यही सबसे बाद में हुआ था। अगर अकबर का बात कीजिएगा तो अकबर का संरक्षण काल रहा आपको 1556 से 60 तक, जो बैरम खां मेन रहा संरक्षण का काल। 60 से 62 का काल रहा उसको पेटीकोट या पर्दा शासन का काल रहा, 60 से 62। 63 में कहेगा तो तीर्थ यात्रा को खत्म किया, 64 में कहेगा तो जजिया कर को खत्म किया 64 में। उसके बाद क्या हुआ, 64 के बाद 69 में मजहर की घोषणा किया। हाँ, 79 में मजहर की घोषणा किया। 79 से पहले 75 में इबादत खाना की स्थापना किया था। 79 में मजहर की घोषणा किया। फिर आपको दीन इलाही लाया था 82 और इलाही सम्मत चलाया था 1583। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध दिया था 1576 और फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब कराया हुआ था, तब 1573 में। हालांकि फतेहपुर सिकड़ी का स्थापना 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया, लेकिन ये फतेहपुर सिकड़ी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करेगा तो ये 1573 में करना। और ये बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष गठित की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज को क्रियान्वयन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना 1557 में हुआ था। इन्होंने त्रिस्तरीय दिया था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। फिर कहेगा 1977 में आया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत और जिला स्तर पे जिला परिषद। ये पंचायत राज को क्या मतलब पंचायती को दूर किया था, पंचायत राज को। फिर आया था जे.बी.के. राव समिति कब? 1985। ये 4 स्तरीय दिया हुआ था जे.बी.के. राव समिति। और फिर कहेगा एल.एम. सिंधवी समिति आया था 1986, जो संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले समिति गठित किया गया था, एल.एम. सिंधवी समिति। उसी समिति के सिफारिश पर राजीव गांधी का सरकार था, 64वां संविधान संशोधन लाया गया था पंचायती राज के लिए, लेकिन वो परवर समिति के पास चला गया 1989 में। वो